बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने जो लेक्चर करना है वो है इक़्तिबासात की तशरीह। इस पे पहले लेक्चर एक हो तो चुका है, लेकिन मेरी एक बेटी ने फिर से रिक्वेस्ट की है कि इस पे एक और मज़ीद लेक्चर तैयार किया जाए। उससे पहले हम बात करेंगे ज़िंदगी के असबाब में से एक सबक पर। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं मेरा बेटा, वो है कलम की ताकत। कलम की ताकत को तो सब मानते हैं, कलम की ताकत को सब मानते हैं कि कलम एक ताकतवर चीज़ है, लेकिन वो कलम, उस कलम को लिखने और पकड़ने वाला हाथ उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि हज़ारों कलम अगर एक जगह पर पड़े रह गए तो पड़े रह जाते हैं, लेकिन जब तक उनको पकड़ने वाला और लिखने वाला हाथ मुयस्सर ना हो, उस कलम की कोई ताकत नहीं। तो आपको भी वो हाथ बनना है जो कलम को ताकत दे। कलम ताकतवर नहीं है, बल्कि कलम को पकड़ने वाला और लिखने वाला हाथ जो है वो ताकतवर है। अपने आप को उन हाथों में से एक हाथ बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। बेटे, आज का सवाल जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के मुताबिक है सवाल नंबर 3, जो कि है इक़्तिबासात की तशरीहात। 2 दिए जाते हैं, जिनमें से आपने दोनों ही करना होते हैं, और एक जो है वो 5 नंबर का होता है। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए बेटा कि इक़्तिबास होता क्या है। इक़्तिबास वो पैराग्राफ होता है जो आपके सिलेबस में से, सिलेबस के असबाब में से उठाया जाता है। एज़ इट इज़ आपकी किताब में से वो उठा कर आपके पेपर में दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ को इक़्तिबास कहा जाता है। यानी कि मनोअन लिखी हुई तहरीर जो होती है हू बहू किसी भी किताब की, उसे हम इक़्तिबास कहते हैं। तो इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने पेपर के मिड में लिखना है सवाल नंबर 3। उसके बाद आप लिखेंगे इक़्तिबासात की तशरीह। उसके बाद नीचे अलिफ जुज़ आप पहले कर रहे हैं, ज़ाहिर है दोनों करने हैं तो पहले अलिफ ही करेंगे, उसके बाद बे करेंगे। अलिफ लिखें, साइड में ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद इक़्तिबास, और इक़्तिबास के बेटे पहले के 2-3 हरूफ, 2-3 लफ्ज़, और उसके बाद आप डॉट्स लगाएं। डॉट्स लगाने के बाद लास्ट के आखिरी वाले जो 3 से 4 अल्फाज होते हैं वो आप इसमें नोट कर लें। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेटा हवाला मतन। हवाला मतन में क्या लिखना होता है आपने, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ज़रा गौर से समझिएगा। हवाला मतन जो है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो इक़्तिबास दिया गया है इसके बारे में मालूमात लिखें कि वो इक़्तिबास आया कहाँ से है, उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है वो है सबक का उन्वान। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जिस इक़्तिबास की आप तशरीह कर रहे हैं उसका सबक का नाम क्या है, सबक का उन्वान क्या है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम कि आया वो सबक जो आप लिख रहे हैं, सबक का उन्वान, वो लिखा किसने है। मुसन्निफ़ का नाम लिखें। माखज़ लिखें। माखज़ होता क्या है? माखज़ बेटा लफ्ज़ है अख़ज़ करना, यानी कि ये जो सबक है जिसका नाम आप उन्वान दे चुके हैं ऊपर, ये किस किताब में से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, वो होता है माखज़। अगर है तो वेल एंड गुड, आप नोट करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सिन का मतलब होता है कि तहरीर की किस्म, आया वो इंशाइया है, मज़मून है, अफसाना है या नावल है, कुछ भी हो सकता है, दास्तान भी हो सकती है। तो जो सिन उसकी होगी आप वो लिख दें। देखने को ये बहुत ज़्यादा मवाद है भी ज़्यादा, लेकिन ये मवाद लिखने की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही लिखने की स्पीड आपकी बढ़ेगी। इसके बाद बेटे जो आपने लिखना है वो है ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। हर पैराग्राफ में यानी कि हर इक़्तिबास में 3 से 4 अल्फाज होते हैं जिनके आपने मायने लिखना होते हैं, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करती चली जाऊँ कि बेटा एक लफ्ज़ है हमारे पास मानी, और एक लफ्ज़ है हमारे पास मानी। ये एक मानी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक लफ्ज़ के मानी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये मानी ये ज़्यादा अल्फाज के मानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप अल्फाज लिखेंगे, अगर इसमें आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो फिर आप मानी लिखेंगे, मानी नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ सिंगल वर्ड के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। आप एक खूबसूरत सा ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग बना के उसमें 4 ब्लॉक्स बना लें, 4 लाइनें, 3 लाइनें लगाएंगे तो 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे। 2 अल्फाज के मायने लिखें तो उससे अच्छा तासुर पड़ता है। राइटिंग का ख़ास ख्याल बेटा इसमें रखें और अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके बाद आपने लिखनी है तशरीह। तशरीह ज़रा गौर से सुनिएगा कि तशरीह में आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना होती है। ये सारा मवाद मिलाकर बेटे आपका जमात नाहम की बात कर रही हूँ,
ये सारा मवाद मिलाकर आपका बन जाना चाहिए 1.5 पेज, यानी कि 1.5 सफ़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए ये आपका मवाद। अब तशरीह, पैराग्राफ तो छोटा सा होता है, इक़्तिबास, उसकी तशरीह हम उसको ज़्यादा मतलब कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जब तशरीह लिखना शुरू करनी है तो उसकी पहली 5 से 6 लाइनें जो हैं उसमें आपने सियाक़ व सबाक़ ऐड करना होता है। अब सियाक़ व सबाक़ क्या होता है? सियाक़ का मतलब होता है पहले वाला, सबाक़ का मतलब होता है बाद वाला। इट मीन्स कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ के पहले और बाद में, या फिर आप 5 से 6 लाइनों में उस पूरे सबक को मोल्ड करके लिख देंगे। सबक में ये बात की गई है, 5 से 6 लाइनें आप वो लिख लें। उसके बाद मेरा बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सियाक़ व सबाक़ लिखना ज़रूर है, उसकी हेडिंग नहीं देनी। उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है, और आपने क्या लिखना है कि तशरीह तलब पैराग्राफ फलां मुसन्निफ़ ने लिखा है। अब एक चीज़ और ऐड करती चली जाऊँ, इसके अंदर बाज़ का टीचर्स बताते हैं कि आप पैराग्राफ में तशरीह में मुसन्निफ़ के बारे में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक गलत तरीका भी है और एक सही तरीका। गलत तरीका क्या है कि अगर आप मुसन्निफ़ की साने उसमें लिख रहे हैं, यानी कि उसकी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, वालिद का नाम क्या है, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, ये चीज़ें बेटे आपने इसमें ऐड नहीं करनी, बल्कि आपने ऐड क्या करना है, इसके अंदर आपने मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर ऐड करना है। तर्ज़ तहरीर क्या होता है? तो मुसन्निफ़ जो है वो नावल निगार है, या फिर अफसाना निगार है, या फिर मज़मून निगार है, जो भी है वो मुसन्निफ़, उसके लिखने का अंदाज़ जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये मुसन्निफ़ जो हैं इनके लिखने का अंदाज़ ऐसा है, या ये अपनी तहरीर में इस किस्म के पैगामात जो हैं वो पहुंचाना चाहते हैं और इस सबक का मकसद उनका ये है। तो ये चीज़ें आप हर पैराग्राफ में, यानी कि सबक के एक पैराग्राफ में उस मुसन्निफ़ के बारे में लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आप तशरीह लिखेंगे उस पैराग्राफ के बारे में, उसको खोल के आपने लिखना है। जैसे हम एक शेर की तशरीह को लिखते हैं, तो शेर की तशरीह जब हम लिखते हैं तो शेर के मौज़ू पर ही रहते हैं। इसी तरह जब आपने इक़्तिबास की तशरीह लिखनी है तो इक़्तिबास के मौज़ू पर रहना है। हाँ, उससे रेलिवेंट अगर आपको कोई कोड याद आ जाती है, किसी का कोई कॉल याद आ जाता है, कोई शेर याद आ जाता है, पुरानी आयत याद आ जाती है, या फिर कोई हदीस याद आ जाती है, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें बेटे, अक़वाल और अहादीस वगैरह जो भी हैं, या आयात हैं, या शेर है, उसको आप मार्कर से लिखेंगे खूबसूरत तरीके से, कलर चेंज करके, तो वो एक अच्छा तासर देगा। ये तो बेटा तरीका था इक़्तिबासात की तशरीह का। तो इसी तरह जो बे पार्ट है वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करें। ये चीज़ उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बे से स्टार्ट करें। जब इसकी तशरीह मुकम्मल हो जाए, नीचे एक सेपरेटर लाइन, छोटी सी लाइन जो दरमियान में लगाई जाती है, वो लगाएं, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है उसका बे पार्ट लिखें, और इसी तरह यहाँ से स्टार्ट कर लें, और वो सारी तशरीह लिखने के बाद जब ये दोनों इक़्तिबास पूरे हो जाएं तो फुल सेपरेटर लाइन जो है वो आप लगा सकते हैं। ये तरीका था इक़्तिबास की तशरीह का। बेटे एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं जितनी मुश्किल बना दी गई हैं, या फिर इतनी आसान भी नहीं है जितनी आसान समझ ली गई हैं। हर काम करने से होता है, और उर्दू इतनी आसान नहीं है कि इसको इतना समझ लिया जाए कि जी एक दिन पेपर याद कर लेंगे और जाकर दे आएंगे, फिर एट द एंड हमें रिज़ल्ट आता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये यहाँ से ये हो गया, तो हमने पूरा पेपर लिखा था। बेटे हमें पता ही नहीं होता कि हमने पेपर के अंदर लिखना क्या है और किस तरीके से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जहन नशीन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह पेपर सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। आपके पास अल्फाज मानी लुगत है, लुगत में से आपके जो असबाब हैं उसके मानी याद करें, और उसके अलावा इक़्तिबास की तशरीह का तरीका अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिस कम होती है उर्दू की, तो समझ नहीं आ रही होती कि इक़्तिबास की तशरीह को हम किस तरह लिखें, तो आपके पास मवाद होता है हेल्पिंग बुक्स की सूरत में। वैसे मैं हेल्पिंग बुक सजेस्ट नहीं करती, लेकिन आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपने घर में मौजूद रहकर उसको खोलें, उसके अंदर से तशरीहात पढ़ें, रट्टा मत लगाएं, सिर्फ समझ के पढ़ें कि उसके अंदर लिखा क्या है और किस तरीके से लिखा है। समझ के पढ़ेंगे तो फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे अगले टॉपिक पर। अल्लाह हाफ़िज़। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का सिला मिल के रहता है। थैंक यू सो मच।